कॉपी दिखाओ। मुझे बहुत लंबा खींच गया, हालांकि ये ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन रमज़ान में इतनी गर्मी थी कि मुमकिन नहीं था पढ़ाना। ठीक है, तो खैर तो शुरू करते हैं। रमज़ान के बाद पहला साइंस क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉन्वेंशनल एंड नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या, तवानाई बोलते हैं। और यहाँ पर जो एनर्जी का मतलब हम लोग बात कर रहे हैं, वो एनर्जी का मतलब ये हो रहा है कि उस एनर्जी से बिजली पैदा करना, या बिजली पैदा करना है, या किसी भी तरह का मशीनरी को, मशीन्स को चलाना। गाड़ी की मशीन है ना, चलती है, चलती किससे? पेट्रोल से, डीजल से। ट्रेन वगैरह भी इस ज़माने में कोयले चली, पेट्रोल से भी चलने वाला ट्रेन है। तो एनर्जी का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जिससे हम लोग किसी मशीन को चला सकें या किसी तरह का काम ले सकें। ये पक्का घूम रहा है, पक्का एक मशीन है, ये घूम रहा है, तो इससे ऐसे नहीं घूम रही है मशीन। घूमने के लिए हम इसको एनर्जी प्रोवाइड की है। यहाँ पर एनर्जी कौन शक्ल में आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में, बिजली की शक्ल में आ रही है। अभी जो बिजली की शक्ल में जो एनर्जी आ रही है, बिजली कहीं ना कहीं पैदा होती होगी। ये बिजली कैसे पैदा करते हैं तो एक अलग बहस है, लेकिन हम बात बोलना चाह रहे हैं कि एनर्जी बोलते किसको। पंखा चाह रहे काम में हम लोग, है ना, गाड़ियाँ चल रही हैं, बस चल रहा है, टैक्सी, कार, जो भी चल रहा है, मशीन चल रहा है, तो उसमें पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, डीजल इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि लोग चलाने वाला रिक्शा भी चला रहे हैं, तो वो भी तो एनर्जी खर्चा कर रहे हैं ना, लेकिन वहाँ पेट्रोल डीजल तो नहीं लग रहा। तो वहाँ कौन सी एनर्जी इस्तेमाल हो रहा है? खुद उसके बॉडी का। बैलगाड़ी, गाड़ी चल रही है ना, तो चलने के लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आ रहा है? वहाँ पेट्रोल डीजल तो नहीं है, वो गाय की जो एनर्जी मौजूद है, उसी एनर्जी की वजह से वो, मतलब कहीं पर भी किसी मशीन को या किसी तरह काम लेने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए आपको एनर्जी का दरकार पड़ता है। अब उस एनर्जी को आप कहीं से भी हो, किसी भी शक्ल से दें, उसको एनर्जी चाहिए। जैसे मान लीजिए गर्मी, मान लीजिए बिजली चली जाए, आपके घर में अगर बिजली चली जाए, लोड शेडिंग हो जाए, तो क्या करते हैं? हाथ पंखा निकालते हैं। तो हाथ पंखा तो अपना हवा देता नहीं है, वो हिलता है ना, उसको हिलाना पड़ता है। हिलाने के लिए तो हमें एनर्जी देता है, नहीं देता है। तो हम क्या करते हैं अपने बॉडी में जो केमिकल एनर्जी है, जो मेरी बॉडी में जो एनर्जी है, जो खाने की शक्ल से मेरे बॉडी में गया है, उस एनर्जी को क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पंखा ब्लेड्स करके आ रहा है, हवा को आगे पीछे धक्का दे रहा है, तो उनको ठंडक, बोलो, महसूस हो रही है। तो कहीं भी किसी भी तरह के मशीन्स को चलाने के लिए आपको एनर्जी का दरकार पड़ेगा। अब एनर्जी का बहुत सारा सोर्स हो सकता है, बहुत सारा सोर्स है। ये पंखा चलने की एनर्जी खर्चा कर रहे हैं, ये एनर्जी का सोर्स क्या? खुद आपके बॉडी के अंदर है। बैलगाड़ी, गाड़ी को काट को खींच रहा है, वह एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? बैल को, बैल के अंदर बैल खुराक खाया, खाना खाया होगा, उसमें एनर्जी मौजूद है ना। ये पंखा घूम रहा है, पंखा को बैल तो नहीं घुमा रहा, यहाँ पर बैल के नहीं घुमा रहा है, ये बिजली से चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी ही चल रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं पैदा हो रहा है। तो एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेस, जैसे बताया कार चल रही है, कार को तो कोई बैल टान नहीं रहा है, गाय टान नहीं रही, घोड़ा टान नहीं रहा है, वो चल रही है पेट्रोल से, डीजल से। बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है कोयले से, मतलब बहुत सारा गाड़ी ऐसा हो गया है जो कि बैटरी से भी चल रहा है। तो बोलने का मतलब है किसी भी तरह के मशीन को चलाने के लिए आप आम बात समझ लीजिए, आपको एनर्जी का दरकार पड़ेगा। कई बार बातें बोला गया आप लोगों के कि हम इंसानों का जो बॉडी एक तरह का वाले बायोलॉजिकल मशीन है, तो मशीन के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स को जो है उसको चलाने के लिए भी एनर्जी का दरकार। तो कहाँ से लेते हैं वो? है जी, खुराक से लेते हैं। खुराक में आता है सूरज से, बात समझ में आ रही है। तो एनर्जी असल में बोलते तब किसको है? अगर एनर्जी को हम शॉर्ट भाषा में डिफाइन करें तो एनर्जी को ऐसे बोल सकते हैं कि काम करने की सलाहियत को तवानाई एनर्जी कहते हैं। एनर्जी है तो काम होगा, एनर्जी नहीं है तो काम। जैसे अगर आप मान दिन भर बहुत काम किए, आपका दोस्त बोला चल ना खेलते नहीं भाई, मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, मतलब बॉडी में एनर्जी, क्यों एनर्जी नहीं? आपका खर्चा करना, दूसरे काम का एनर्जी खर्च कर, एनर्जी बचा नहीं, और हम नहीं करेंगे। नहीं करने का मतलब क्या है? मेरा बॉडी का पार्ट्स काम करने नहीं मान रहा, उसको अभी चाहिए एनर्जी। अब कहाँ से मिलेगा? खुराक से मिलेगा। बात समझ आ गया? खुराक खाते हुए सम की एनर्जी नहीं मिल जाता, तो फिर बहुत एक लंबा लेंथी प्रोसेस है। तो इन शॉर्ट अगर हम सारा बात करें तो किसी भी तरह के मशीन को चलाने के लिए एनर्जी का दरकार पड़ता है, ठीक है। अब एनर्जी के बहुत सारे सोर्स होते हैं। उससे पहले एक और बात जान के रख लें कि दुनिया में एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स मतलब इस सारा एनर्जी का सोर्स वहीं से निकला है। वो कौन है? सूरज है।
दुनिया में एनर्जी तवानाई किसी भी शक्ल में अगर मौजूद है, किसी भी शक्ल में मौजूद है, चाहे वो आपके बॉडी में एनर्जी मौजूद है, चाहे पेट्रोल में एनर्जी मौजूद है, चाहे कोयले में एनर्जी मौजूद है, चाहे ये जो बिजली जहाँ से आ रही है उस बिजली में जो एनर्जी मौजूद है, जितने भी एनर्जी का शक्ल और फॉर्म है वो सबका अल्टीमेट सोर्स, अगर तुम तलाश करते हो तो ये एनर्जी कहाँ से पैदा हुआ, ये कहाँ से पैदा हुआ, इसके पीछे पैदा होने की क्या वजह है, तो तुम आखिर में कहाँ पहुँचोगे? सूरज के पास। इसीलिए सूरज को बोला जाता है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, तुम पढ़ेंगे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन ये एनर्जी का सोर्स, इसका मैक्सिमम रिसोर्स बर्बाद हो, वेस्ट हो जाता है। इतनी गर्मी पड़ी थी, ये आगे गर्मी थोड़ी होती सुबह के वक्त, इतना जो सनलाइट का जो हीट एनर्जी आता है मैक्सिमम तो बर्बाद ही जाता है। जमीन में गर्म है, जमीन गर्म में आता है, हम लोग गर्म हो जाते हैं, पत्थर गर्म में आता है, सब कुछ गर्म इस्तेमाल भी होता है, मैक्सिमम तो एनर्जी वेस्ट बर्बाद हो जाता है। खैर उसकी तरफ जाएंगे हम लोग अभी। तो अब तक हम लोग का जो फोर फादर से हमारे अबू, उनके अबू के अबू, या ऐसे तरह जो भी 2-3 जनरेशन गुजरा है पीछे कुछ सालों में, अगर इन लोगों से एनर्जी के बारे में सवाल करें कि एनर्जी हम लोग कहाँ से हासिल की है, तो सबका सवाल एक ही रहता है, जवाब एक ही रहता है, पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी वगैरह भी शामिल उसमें है। पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, ये सब क्या एनर्जी का ऐसा सोर्स है जो बहुत ज़माने से लोग अभी अगर तुम इस्तेमाल करते वाले, तुम किसी को बोलो एक काम करो, बाइक में पेट्रोल क्या भरा रहा है, गाड़ी में पेट्रोल क्या भरा रहा है, पानी से होकर चलाना चलता है। बहुत जगह ऐसा 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 भी चल रहा है, पानी से गाड़ी गया चला गया, उससे भी काम हो रहा है। ये बात समझ आ रही है? तो अगर आपसे गाड़ी चलाने का, गाड़ी की को इसलिए दे रहे हैं कि बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं अपने आसपास, तो गाड़ी पे या ट्रक वगैरह चलाने के लिए क्या या पेट्रोल या डीजल, ठीक है। बाद दफ़ा बहुत सारी ट्रेनें कोयले से भी, अब तो चलना बंद हो गया, लेकिन कोयले से भी ट्रेन, कोयले से जो स्टीम पैदा, भाप पैदा होता है वो अलग बताएंगे उसके बारे में। तो बोलने का मतलब कि सालों से हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, कोयला और लकड़ी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लकड़ी का इस्तेमाल करें तो लकड़ी सारा बहुत कम हो गया, लेकिन पहले लोग करते थे, अभी बहुत लोग करते हैं। चले गए जहाँ पर जंगल टाइप का इलाका है, वहाँ से सूखी लकड़ी को छूट मिलाए, लकड़ी गट्टर जमा किए और सुबह उसी से रात को उसी से जला करके। अब ऐसा बहुत कम हो गया, लेकिन पहले जब आंगन वगैरह होता था लोगों का, तो लोग करते हैं लकड़ी छूट के लाते थे और छूट ला के रात शाम रात को 4-5 को खड़ा कर दिया, लकड़ी को डाल के उसमें आग लगाया, उसको तवा रखा, फिर कोई पैसा नहीं लगा, पैसा लग रहा, किसी को देना नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से भी एक ज़माने में एनर्जी का इस्तेमाल हुआ है। अब वो क्यों नहीं हो पाता, वो पॉसिबल, अब तो धड़क भी नहीं है, तो उतना लकड़ी कहाँ से मिलेगा, और मिल गया तो जलाया कहाँ, तो सब घर में बंद कमरे में जब रहता है तो इसका अपना मकान छत वगैरह वो या किसी का आंगन बना वो कर सकता है इसमें। खैर बैठ, तो एनर्जी का अगर हम लोग बात करें सोर्स के बारे में, तो कौन सोर्स हम लोग देखा है एनर्जी का, पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी। उसमें पेट्रोल में कैरोसिन भी शामिल है, पेट्रोल वगैरह में उसमें एक और भी चीज़ था कि लिक्विड कैरोसिन, जो हम लोग काफ़ी साल तक इस्तेमाल भी। तो इन सारे एनर्जी के सोर्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और रिवायती मतलब काफ़ी सालों से एक ही तरह का इस्तेमाल चला है। लेकिन अब दुनिया बदल रही है, ये जिस सदी में हमारा जी रही है दुनिया बदल रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो तवानाई का जो रिवायती सोर्स, जो कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो उसका जगह रिप्लेस होकर नई नई एनर्जी के सोर्सेस अब दुनिया के सामने आ रही है, या उसको ईजाद किया जा रहा है अगर ऐसा बोले तो। क्यों? क्योंकि पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब जो मिनरल्स है ना, ज़मीन से खोद कर निकलता है, तो कभी न कभी ज़माना ऐसा आएगा कि सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। तो अब दुनिया की बात समझ आ गई है कि सारा रिसोर्स है, जो ज़ख़ीरा जो है पेट्रोल का हो या डीजल का कोयला का हो, ये ख़त्म हो रहा है, वाकई ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आने वाले कुछ सालों के बाद हो सकता है कि हमारा पर को अच्छा पता लोगों को, फिर आप कभी मिलेगी तो वो लोगों को पेट्रोल, डीजल, कोयला शायद उन लोगों को इस्तेमाल करने ना मिले, जब मिले तो बहुत वो कॉस्टली, बहुत कम मिलेगा, हर जगह
नहीं मिलेगा तो बहुत दाम भी होगा। जब कोई चीज़ कम मिलता है दाम भी उसका, अगर डिमांड ज़्यादा है, डिमांड कम होगा तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। क्या ऐसे ही ना होता है जी? और जो चीज़ बहुत ज़्यादा है उसका दाम, जैसे नमक बहुत ज़्यादा है दाम कम रहता है। क्या खाया और उसी को तुम देखो गोल्ड बहुत कम निकलता है दाम जो कितना है ना। तो जो चीज़ बहुत कम दस्तयाब है उसका वैल्यू ज़्यादा हो, कीमत भी ज़्यादा हो। जो चीज़ बहुत ज़्यादा मौजूद है तो उसका दाम भी वैसे ही कम, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिच में लोगों को। तो वैसे ही अभी चूँकि पेट्रोल डीजल कोयला हम लोग के रिच में आसानी से मिल जा रहा है लोगों को, तो ठीक है। ठीक है, हालांकि 100 रुपये 150 में खरीद रहे हैं हम लोग, हालांकि यही इस ज़माने ऐसा महंगा है। लेकिन अगर हम आने वाले 150 साल के बाद का सोचें तो उस ज़माने में पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो, नहीं मिलेगा, सबके पास वो नहीं होगा। तो वो दौर आने से पहले ऐसा ना हो कि हमारे पर को अच्छा होता हम लोगों को खराब बात बोले, अब तो लोग करके चलेगी हम लोग फंसा देंगे तो चलने बैलगाड़ी में। तो दुनिया क्या कर रही है? तो दुनिया क्या कर रही है? दुनिया कर रही है बोले हमारा अपनी घर, हम आप तो सिर्फ बैठ मोबाइल चला रहे हैं। दुनिया का बहुत बड़ा तबका ऐसा है, साइंटिस्ट काम कर रहा है, बड़े गवर्नमेंट इस पर लगी हुई है, प्रोजेक्ट लगा हुआ बड़ा कि वो लोग काम कर रहे हैं कि एनर्जी का और दूसरे सोर्स को निकाला जाए। तो वहाँ से फिर तुम्हारा कॉन्सेप्ट आता है नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे अभी बहुत हम लोग हद तक एक आदी हो रहे हैं किसका? बैटरी का। देखो बैटरी का बाइक, बैटरी वाला कार, बैटरी वाला बस चल रहा है ना। यहाँ पर बैटरी वाला बस नहीं है, लेकिन इस शहर में बहुत जगह चलता है, न्यू रोड वगैरह बहुत जगह चलता है। अब बैटरी कार तो बहुत जगह चलता है। अब बाइक तो क्या, तो गली गली बाइक पहचान क्या बैटरी वाली गाड़ी का? वो तो अलग चीज़ है। उसका नंबर ग्रीन प्लेट का है, ग्रीन प्लेट लगा है, ग्रीन प्लेट लगा है। जिस गाड़ी में तो ग्रीन नंबर का प्लेट 3 कलर का होता है, एक वाइट कलर का, नीला कलर का है, ग्रीन कलर का भी हो गया। पहले सिर्फ क्या था, वाइट था, येलो था। वाइट मतलब पर्सनल गाड़ी, पीला मतलब वो कमर्शियल भाड़ा घटने वाला। सब ऑटो नंबर पीला है, बहुत सारे टैक्सी का नंबर पीला हो और बहुत सारे टैक्सी का नंबर सादा हो। सादा समझ लो उसका पर्सनल गाड़ी, और जहाँ पर ग्रीन लगा हुआ है समझ लो गाड़ी चल रहा है बैटरी से। तो अभी क्या था, ये अभी आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले लोगों को ये मालूम था, हम लोग को जब छोटे महीने में मालूम था कि बैटरी से गाड़ी चलेगा। अभी हम लोग का दादा अगर कब्रिस्तान में उठा, दादा उठो, हाँ कहाँ उठा रहा, अरे बैटरी से गाड़ी चल रहा पगला देखो बताता हमको बुढ़ा कैसे मतलब। और तो चलो तो देखो तो मानेगा वो बात, मान लेते आ जाएगा। आज से 100 साल पहले वाला, 2 साल पहले वाला आदमी अभी चले आए, ये कहाँ है? इससे बाहर होता है, मतलब बाहर तो खस से होता है ना, उसको तो अजीब लगेगा उसको। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेस आ रहे हैं, डिफरेंट जो सोर्सेस आ रहे हैं नए, इसको अभी तो क्या बोल रहे हैं? नॉन कॉन्वेंशनल, यानी कि अभी बहुत ज़्यादा चलन में नहीं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में, कुछ हद तक आने वाले 100 साल के बाद ही चलन में खो जाएगी। कि अभी दुनिया से नई रोशनास हो रही दुनिया में, लोगों को नए तौर पर अभी मालूम हुआ। पहले तो लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। इसमें से कौन सा हम लोग बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, और भी कई तरह एनर्जी का जो लिखाया था आप लोगों को। क्या जो लिखाया था आपको? हम बताया था सोलर एनर्जी लिखाया था, विंड एनर्जी लिखाया था, टाइडल एनर्जी लिखाया था, जियोथर्मल लिखाया था, बायोमास एनर्जी लिखाया था, बायोगैस एनर्जी लिखाया था, ये सारा। फिर मीथेन हाइड्रेट लिखाया था, कोल बेड मिथेन लिखाया था, इथेनॉल लिखाया था। ये सारा एनर्जी का नया सोर्स जो डिस्कवर हुआ, वो एनर्जी यहाँ से भी खोज के निकाला जा रहा है, और उसके जरिए मशीनें चलाई जा रही है। ये सारा एनर्जी का सोर्स क्या लाएगा? नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा भी सोच के देखो, पंखा चल रहा है, तुम आराम से बैठे कितना अच्छा। चलो थोड़ा सा और अमीर होगा, जब एसी घर में लगा के, बहुत घर में एसी होगा, एसी में आराम में चला रहा, ठंड में लगता गर्म, खराब गर्मी भी आराम से घर में सुकून से रह रहा है, ठीक है ना। अब इस ज़माने में अगर मान लो अकबर बादशाह चला है, अकबर बादशाह तो ज़माने में कुछ था नहीं, बैठा हुआ है, 2 आदमी पंखा जलने वाले जल रहे थे। अरे गर्मी उसमें भी रहा होगा, ऊपर से लोग बड़ा कपड़ा पहन रहा है, दरबार अंधेरा है, मोमबत्ती जल रहा है, ऊपर बड़ा पंखा पे हिला रहा है दरबार में। अभी अगर वो आएगा हम खास याद है वही लोग हैं, अभी तो बोलेगा तो रात निकला भाई, तो बेवकूफ थे, डिस्कवरी नहीं हुआ था उस जमाने में। लोगों का जो खुद का एनर्जी, उसको बात समझ में आ रही है।
तो हम लोग बात करें, चलो तो हम लोग पहले बात करें किसके बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में। पकड़ो इसको। देखो एनर्जी की बहुत सारी शक्लों में सबसे अच्छा एनर्जी का शक्ल है इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी के बहुत सारी शक्लों में एनर्जी का सबसे अच्छा शक्ल है इलेक्ट्रिसिटी। तो किसी भी तरह की एनर्जी को अगर हम बिजली में कन्वर्ट करते हैं तो उसको फिर यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो दुनिया का पूरा भी चलन किस तरफ जा रहा है कि किसी भी तरीके से हम लोग किसी भी तरह की एनर्जी को लोग बिजली की एनर्जी में कन्वर्ट कर लें, तो उसको लोग स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे भी बहुत मॉडर्न नाम चल भी रहा है, बहुत सारा चलन में आया भी है, यहाँ तो नहीं है लेकिन गाँव वगैरह में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। वो कौन सा है, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इसको क्या बोलते हैं, शमशी तवानाई बोलते हैं। सूरज जब दिन के वक्त निकलता है, अगर जो डूबता नहीं है तो कॉन्सेप्ट है निकलता है, तो जो ना डूबता है ना निकलता है, तो अपनी जगह वो रोटेट कर रहा है और उसके आप रोटेट कर रही है, जो ऐसा सामने आ रहा है वो मतलब दिन है, जो पीछे है वो रात है। उसी को चलो मान लो डूबता निकल रहा है, तुम समझ लो। तो दिन के मतलब सूरज जब निकल रहा होता है तो उसकी गर्मी ज़मीन की तरफ आती है, उसमें क्या चीज़ है, हीट है। और हीट क्या एक तरह का एनर्जी है, हीट एक तरह का एनर्जी है। आपको कैसे मालूम है कि एक तरह का एनर्जी है, अपने हाथ कस कर रगड़े, कस कर रगड़े, देखिए हीट पैदा हो रहा। तो हीट भी एक तरह का, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को जैसे रगड़ रहे हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग हाथ जा रहे हैं, इसको हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। एनर्जी को कन्वर्ट एक शक्ल से दूसरे शक्ल में कन्वर्ट किया जा सकता है। पंखे में भी हो रहा है। पंखे में क्या हो रहा है, पंखे में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बिजली आ रही है। कौन बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिक बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उस तरह की तवानाई है, वो कर कर एक पंखा को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। लाइट में आकर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, तो एनर्जी कन्वर्ट होता है। तो सनलाइट का जो इतना सारा, सन का जो इतना सारा जो एनर्जी आ रहा है, हीट एनर्जी आ रहा है, इस एनर्जी को कैप्चर किया जाए, कैप्चर करके उससे उसको स्टोर किया जाए, और इस एनर्जी को हम लोग अपने घरों में, जो हमारे घरों में जो बत्ती है, लाइट है, पंखा है, टीवी है, लैपटॉप जो भी है, चार्जर करना है, मोबाइल, तो हम लोग उस सनलाइट का जो हीट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर करके हम लोग अपने काम में लगा लें। किसी को बिल भी नहीं देना है और लाइन आने का झगड़ा ही नहीं। आप जैसे रात को तो बिजली चली जाएगी, तो इतना स्टोर कर लेगा कि आपका रात भर भी आपको बैकअप देगा। तो हम चूँकि हम लोग इसके बारे में मतलब इस्तेमाल में नहीं है, इसलिए कि हम लोग शहर में रहते हैं, हालांकि नाम का शहर है, तो गांव से भी खराब है, ठीक है, सही बोले ना, मेरा लेकिन शहरी बोला जाता है, कोलकाता में रहते हैं वो। तो यहाँ पर इतनी आबादी है और यहाँ बिजली मिल जा रही है, तो हम उस तरफ शिफ्ट नहीं करते। देखिए कोई अगर गाँव को बिहार वगैरह में कोई रहता है, यूपी के पूरा गाँव के से गाँव है, तो अब ये गाँव में देखिए अक्सर ये छत के ऊपर काला रंग का एक बड़ा बड़ा प्लेट लगा रहता है, एक और कौन देखा, बिहार में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिहार वगैरह में यूपी लाइन बहुत बिजली बहुत जाती है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होता है, छत के ऊपर या टाली के ऊपर बड़ा बड़ा फिर ऐसे ब्लैक ब्लैक लगा रहता है, एक उसको बोलते हैं सोलर पैनल, उसको तिरछा करके छत के ऊपर लगा दिया है, बात समझ लगा दिया था। और उसमें कुछ 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 खास तरह के क्या बोलते हैं उसको पार्ट्स होते हैं, जो सनलाइट की एनर्जी को, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको बिजली में कन्वर्ट करते हैं। वो बिजली में कन्वर्ट करने के बाद वो फिर आपके घरों में बिजली सप्लाई करते हैं। तो जहाँ पर बिजली पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। हाँ, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक किया, इसमें एक ड्रॉबैक ये है, फायदा तो मेरे से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पैसा किसी को देना, जो खर्चा लगेगा आप एक ही बार आपको इंस्टॉल करवाने में लगेगा, उसके अलावा फिर आप आराम से बिजली इस्तेमाल कीजिए। तो इसका ड्रॉबैक क्या है, ये बहुत जगह लेती है, वो है कि मतलब उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको छत के ऊपर पूरा फैलाना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर इतने बड़े कमरे में अगर बिजली पैदा करना है तो हमारा इतना बड़ा इसका छत भी होना चाहिए, छत के ऊपर इंस्टॉल कर लिया और वहाँ से बिजली पैदा हो रही है और बिजली एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है और वो बिजली मेरे घर में आ रही है, उसको इस्तेमाल करना। फ़ायदा ये है कि आप किसी को बिल नहीं दे, आपका लोड शेडिंग कभी नहीं होगा। इसी मामला ये क्या है कि जगह बहुत
लेता है। शुरुआत में इसको इंस्टॉल करने में खर्चा ज़्यादा है, शुरुआत में इसको इंस्टॉल करने में खर्चा ज़्यादा है, लेकिन जब एक बार लग गया तो फिर खर्चा होता नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इस एग्जाम में पूछता है कि इसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें इस्तेमाल करते हैं सिलिकॉन, इसमें इस्तेमाल करते हैं सिलिकॉन। इस तरह का मटेरियल है, इसको अच्छा पहले ऐसे बोले कि वो जो बड़ा बड़ा ब्लैक ब्लैक देखे कभी उसको? कौन कौन देखा? सभी देखा। उसको बोलते हैं सोलर पैनल, उसको बोलते हैं सोलर पैनल बोलते हैं। इसमें क्या होता है असल में सोलर पैनल है क्या? ये कनेक्शन ऑफ सोलर सेल्स। सोलर पैनल है क्या? बहुत सारे सोलर सेल्स का कलेक्शन है। और ये कैसा कलेक्शन है, किससे बना होता है? वो ये सारा सेल बना होता है सिलिकॉन से। ये तो हम लोग अपने अपने घरों में बोलते इस्तेमाल करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में। याद है कि इसको बिजली पैदा करने वाली कंपनी होती है, वो भी इस मेथड का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करती है। तो उन लोगों का क्या होता है, एक तो छत नहीं होता, उन लोगों की कई बीघा मैदान होता है, उस पर पूरा वो सूरज की रोशनी के डायरेक्शन में उसको इंस्टॉल कर लेती है। अब ऐसा नहीं सूरज यहाँ से निकलता है और मुँह उसका पैनल को उस तरफ दे दी, तब कुछ नहीं होगा। यहाँ से निकल रहा तो उसी के सामने में, ताकि रोशनी जब उसके ऊपर आए तो पूरी उसके ऊपर आए। वहाँ से आ रही है। तो वो लोग भी बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करता है, तो उससे भी बिजली पैदा की जाती है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? सोलर बैटरी में होता है, और स्पेस में जो हम लोगों का अर्थ के ऑर्बिट के ऊपर जो सैटेलाइट्स है, किसको बोलते हैं? सैटेलाइट किसको बोलते हैं? सैटेलाइट पता है किसको बोलते हैं? जैसे चांद भी एक तरह का सैटेलाइट है, लेकिन कैसा सैटेलाइट है? वो नेचुरल है, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी है, उसको स्पेसशिप भी बोलते हैं। उस पर कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ लोग उसके अंदर रहते हैं, 6 महीना 7 महीना 8 महीना रहते हैं इस पर, मतलब आसमान के ऊपर एक ऑर्बिट पे एक मशीन होता है, एक तरह घर है समझ लो, इस तरह का समझ लो घर है, और वो ऑर्बिट में वो भी जमीन के साथ घूमते रहते हैं। उस पर बैठ करके मौसम जो लोग अंदर में रहते हैं, साइंटिस्ट लोग रहते हैं जो उसके अंदर, वो मौसम के बारे में पता लगाते हैं, या कुछ फॉरेन पार्टिकल्स के बारे में कि स्पेस में क्या हो रहा है उसको देखते हैं। और जैसे मान लो अगर आप यहाँ पर बैठ के कुछ रिसर्च कर रहे हो, कि अभी ऐसे मान लो अगर आपको यूबर बुक करना है, आपको यूबर बुक करना है, तो अभी करिए क्लिक कीजिएगा, यूबर आप कुछ दिखाएगा तो कैसे आता है? वो सारा काम सैटेलाइट्स होता है। जाएगा पहले वहाँ, वो उसे कैप्चर करेगा, फिर वहाँ तक एक लंबा प्रोसेस तो नहीं आ रहा, काफ़ी मेरे टॉपिक में पता चला। तो वहाँ पर सोलर, वहाँ पर जो आपको मशीनें रखी हुई है, सैटेलाइट जो है, या मान लें अगर आप घर में केबल आते घर में, या डिश टीवी चलाते आप हैं, तो वो तो कई सिग्नल किसी पता था ना, तो सारा सिग्नल कहाँ से आ रहा है? सैटेलाइट से आ रहा है, वो कैप्चर कर रहा है। तो वो जो मशीन के ऊपर फिट हो गया है, अब उसको बार बार चार्ज करने कौन जाएगा, या बार बार उसमें तार कौन जोड़ेगा? यहाँ तार उनको लगा देंगे, आसपास धक्का भी नहीं है। तो वहाँ पर ऐसा पैनल इंस्टॉल किया गया है कि जो सूरज जो निकल रहा है वहाँ से, उसी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं से बिजली पैदा कर रहा है, वहीं से उसी को दे दे रहा है। तो उसको फिर एनर्जी करने की जमीन दबाना, फिर लॉन्च करने में इतना खर्चा होगा उसको, पॉसिबल भी नहीं कि वो फिर या ये यहाँ से तेल लेके जा रहा है, पेट्रोल लेके जा रहा है, और डब्बा डब्बा डाल रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ पर उन मशीनों को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वहीं से वो एनर्जी हासिल कर लेते हैं। तो सैटेलाइट हुआ। उसके अलावा हम लोग के सड़कों में जो ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगा होता है, वो से चार्ज होता है। बहुत सारा सोलर बैटरी है, इससे चार्ज होता है। ठीक, तो इसका क्या नाम बताया? इसका सोलर पैनल नाम बताया। ठीक है, अच्छा। उसके बाद सेकंड नंबर, अच्छा तो अगर इसका पॉज कीजिए, तो इसका ड्रॉबैक क्या बताया इसमें? वो जो बताया कि मतलब तो बहुत कॉस्टली हर आदमी के चला दो, हर आदमी की रिच के हर आदमी की रिच के बाहरी जगह ही बहुत मांगता है। लेकिन ये क्या कहता है? इको फ्रेंडली। कैसा? इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली होने का मतलब क्या है? ये आपका पोल्यूशन नहीं फैला, क्योंकि और किसी तरह से अगर आप एनर्जी इस्तेमाल कीजिए, कोयला जला करके या पेट्रोल या डीजल से, तो बहुत ज़्यादा मिकदार में CO2 गैस और डिफरेंट जो बोला ग्रीन हाउस गैस
ह्यूमिडिटी देगा जो आपको पोल्यूशन को गंदा करेगा। लेकिन इसमें भी क्या आपका सनलाइट की एनर्जी आ रहा है, जैसे बताया उसमें इतना एनर्जी देता है कि मैक्सिमम उसका वेस्ट है, हमें ज़्यादा इसका वेस्ट के अंदर इस्तेमाल हम लोग कर ही नहीं पाते। तो कहीं तक ये ज़्यादा फायदेमंद लेकिन अभी हर आदमी के रिच में नहीं है। ड्रॉबैक वही है कि थोड़ा कॉस्टली है और ये सूरज से डिपेंडेंट है। जैसे भी वहाँ अभी देखो मौसम 3-4 बजे ऐसे ही मौसम थोड़ा कैसा तो उससे पहले बहुत धीमा फ्लाइट कम हो गया, तो जब कम हो गया तो मतलब आपके लिए प्रॉब्लम होगा, ठीक काम नहीं करेगा। उसको चाहिए जब तब तब आता हुआ तब गर्म सूरज। बात समझ में आ रही है? अच्छा, वहाँ पर 2 नया टर्म इस्तेमाल किया था, यहाँ पर लिखा होता हम लिखा नहीं कि ये जो सेल्स है उसको फोटोवोल्टिक सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जाम में किसी तरीके से ऑप्शन पूछ सकता है फोटोवोल्टिक सेल। और इसके बाद में एक नया टर्म इस्तेमाल किया जिसमें क्या होता है सीडी कंडक्टर। ठीक से हम लोग ये सिलिकॉन के एक तरह का सीडी कंडक्टर है। तो सोलर पैनल के बारे में आपको इतना ही जानना काफ़ी आपके लिए। एग्जाम में इससे ज़्यादा पूछेगा भी और इससे ज़्यादा आएगा नहीं, पिछले वालों को शायद नहीं पता। ठीक है, अब आइए हम बात करें इसके बारे में, विंड एनर्जी के बारे में। विंड एनर्जी जितना भी आपका बताया है कि जितना भी नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है तो सारा था इको फ्रेंडली। कितना को नाम लिखा है अभी हम 10-12 नाम क्या था पिछले क्लास में लास्ट, सब इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का मतलब क्या है? ये लोग ग्रीन हाउस गैस नहीं फैलाते, CO2 गैस नहीं फैलाते, CO गैस नहीं फैलाते या और डिफरेंट तरह के जो कि ग्रीन हाउस गैसेस है उसको ही पैदा नहीं करते। इसलिए क्या हो जाता है कि इको फ्रेंडली यानी कि माहौल को साफ सुथरा रखने वाला एनर्जी का सोर्स है। अब बात करेंगे तो विंड एनर्जी के बारे में। अभी ये जो हवा चल रही है, अच्छी हवा चली बदल में अच्छा लगता है, लेकिन ये जो हवा चल रही है उसको क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। ऐसे जो एक होता है एयर, कभी एयर ब्लो होती है उसको बोलते हैं विंड बोलते हैं। ये तो ये हवा जो इस पत्तों को हिला रही है, अच्छा पत्ते अपने आप हिले या उसको हवा हिला रही है? किसी चीज़ को हिलाने के लिए ताकत लगता है, ये लगता है ऐसे बैठा हुआ है उसको हिलाने की ताकत लगेगा तो एनर्जी खर्चा होगा ना। तो ये जो इतने बड़े बड़े पत्ते हिल रहे हैं, हालांकि छोटा मोटा नहीं, डाल में भारी होता है। अगर एक पत्ता तो वो दे दे ठंडा तो तुम लेके नहीं जा पाओगे, इतना भारी होता है। अब उस सबको वो कौन हवा हिला रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो हवा हिला रही है इसका मतलब हवा में क्या एनर्जी है? तो इस हवा में जो एनर्जी है, इस एनर्जी को अभी हवा में एनर्जी आती कहाँ से? हवा ब्लो कैसी होती है? तो उसको बोलते हैं हवाई पट्टी, विंड बेल्ट, विंड प्रेशर। ये ज्योग्राफी में आपका पढ़िएगा साहब, एयर कैसे ब्लो होती है, कैसे लो प्रेशर क्रिएट होता है, कैसे हाई प्रेशर होता है, कैसे लैंड ब्रिज सी ब्रिज चलता है, वो ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ये जो हवाएं चल रही है, हवाओं का एक खूबी क्या है कि हमेशा वो ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ चलता है। बात समझ में आ रही है? और हम लोग जिस जगह में रहते हैं, हम लोग इस जगह में जहाँ पे हम लोग का जो लोकेशन है कंट्री का, हम लोगों का, हम लोगों का हवा ज़्यादातर नॉर्थ से साउथ चलता है, ईस्ट से वेस्ट हम लोग का हवा नहीं चलता। अभी यहाँ खिड़की को यहाँ से हवा अच्छी आती है, हवा मुझे हवा यहाँ से नहीं आती। अगर आपके घर में खिड़की में अगर है तो उसका ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन है, हवा उस घर में नहीं जाता, लेकिन इसका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है खिड़की का, तो हवा बहुत तेज चलती है। हर खिड़की से हवा नहीं आती। इसलिए जो बड़ा बड़ा अपार्टमेंट वाला घर बनता है ना, तो सब घर जो बड़ा बड़ा अपार्टमेंट में जो 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 मतलब कॉन्ट्रैक्टर बहुत पढ़ा लिखा होता है, जो इंजीनियर होता है, वो लोग घर को डिजाइन ऐसे करता है कि हमेशा घर का गेट और खिड़की वगैरह ये तुम्हारा नॉर्थ और साउथ के नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में, ताकि हवा जो वहीं से ब्लो करता है। तो हम लोग का जो मतलब कुछ नहीं होता, उसको नापने में नहीं आता, ठीक है। लेकिन असल में जो बड़े बड़े वो लोग मतलब नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग घर का दाम होता है। इसलिए जब कोई पढ़ा लिखा आदमी घर खरीदता है जो अपार्टमेंट में, तो ये खिड़की देखता है, खिड़की पर किस डायरेक्शन में नहीं होगा तो नहीं लेगा वो। मेरी बात समझ में, अगर वो वैसे घर नहीं लेगा फिर उसको एसी लगाना पड़ेगा, फिर खर्चा इतना लाखों में खर्चा करके घर ले रहा है और खिड़की पे मामूली खिड़की पे नहीं ध्यान दे, ये सब कैसे मालूम होगा? एजुकेशन से मालूम होगा। और आप लोगों ने पता क्या होगा, कहाँ से कहाँ बैठा है। बात समझ में आ रही है? हम लोग मजबूरी में ले लेते हैं, लेगा। बात समझ में आ रही है? जब ये वाला हम लेने के लिए आए थे वाला,
तो ये खिड़की ये जगह देख करके हम, ये जगह में नॉर्थ साउथ पड़ता है, ये जगह देख के तो बोले कि हम इसको लेंगे बिल्कुल। अगर ये यहाँ भी खुला होता तब तो और मजा आता। मेरी बात समझ आ रही है? सब टेक्निक घर बोलना आ रहा है। खिड़की अगर यहाँ पर एक खिड़की ऐसे है नॉर्थ में और एक खिड़की साउथ में, अगर तुम इसी के सामने में अगर लगा दिए, खोल दिए, तो वहाँ पर इतनी देर पर चलेगी उस घर में, तुमको पटाखा लगाने पड़ेगा। खिड़की के सामने एक खिड़की होना चाहिए, खिड़की के सामने खिड़की होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हवा का एक नेचर है फ्लो होना, बहना। तो हवा को बहने के लिए जगह चाहिए। अभी हवा अंदर आई तो कुछ देर बाद क्या, हमें रूम गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? हवा फिर पास नहीं हो पा रही। अगर ये सामने भी खिड़की होती है, हवा पास हो जाता, गर्म हवा को, ये गर्म हवा जो हमारा पैदा कर रहे हैं सारे, ये हवा को भाग लेगा। सब टेक्निकली साइंटिफिकली बनता है। हम लोग का घर ऐसी बन जाता है। नॉर्थ साउथ की बहुत दूर की बात, हम तो घर चिपका देते हैं। उससे अगर प्याज बना रहा, हमको मालूम प्याज बना रहा है, पर हल्का सा मुंह में कान में शिकायत भी करेगा तो सुन लेता है। तो हम लोग घर जैसा बनाते हैं, हम लोग उससे बना, हम लोग खिड़की की हवा और से मतलब हम पिंजरा बनाते हैं। खैर बात हम क्या करते हैं, ये जो इतना बड़ा बड़ा पत्ता हिल रहा है और बड़े बड़े इसको मतलब कैसे वाला हवा में एनर्जी है। तो साइंस ने क्या किया कि साइंसदानों ने क्या किया, इस हवा की एनर्जी को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की। कैसे कि हवा की डायरेक्शन में बहेगी, हवा की डायरेक्शन में बहेगी, उस हवा के डायरेक्शन के सामने में एक बड़ा विंड व्हील लगा देगा, उसको हवाई चक्की जिसको बोलते हैं। साउंड की फिल्म में देखना बहुत दिखाता है, बड़ा बड़ा से खंभा होता है और छोटा बड़ा पंखा नहीं था, वो बहुत बड़ा होता है, छोटा। और वो जब हवाएं तेज चलना शुरू करती है तो ये वाला जो पंखा है ब्लेड से, वो ब्लेड्स पूरा घूमता है। जो ब्लेड्स तुम्हारा घूमेगा तो उसके नीचे में रहता है जनरेटर। फिर वो क्या करता है, वो जनरेटर को घुमाता है। जब वो जनरेटर घूमता है तो उससे क्या पैदा होती है? बिजली। जनरेटर किसको बोलते हैं? जहाँ से टेम्पोररी बिजली पैदा करते हैं। हम लोग कब उसको लाते हैं? शादी ब्याह के मौके पर उसको पेट्रोल डीजल डाल के उसको घूमता है, करता है, फिर रोशनी बिजली पैदा होता है ना। शादी ब्याह वगैरह में, प्रोग्राम वगैरह में जब रात का प्रोग्राम करना होता है तो हम लोग जनरेटर खरीद के रखते हैं। शादी वगैरह में खास कर भले ना जाए, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए खरीद के लाइन में चला गया तो जोड़ जल्दी से चला लेंगे। ऐसा देखे कि नहीं देखे? तो उस तरह से क्या होता है, वो जो बड़ा पहिया घूम रहा होता है पंखा, तो उस घूमने उसका कनेक्शन कहाँ से लगा? जनरेटर से लगा होता है। उसके घूमने की बिना पर क्या होता है, जनरेटर घूमता है। तो जनरेटर घूमते तो बिजली पैदा करते हैं। बिजली पैदा करेगी तो खेतों में एक बड़ा मसला क्या होता है गाँव में, पानी को एक खेत से दूसरे खेत में पहुँचाना। अब खेत छोटा मोटा तबला होता नहीं है कि बाल्टी से भर रहे हैं खेत को, तो कई बीघा जमीन होता है और पानी भरते भरते आदमी में पानी निकल जाएगा। तो अगर पाइप को उस पर डाल देता है और वो विंड पहिया चक्की की मदद से जनरेटर चला करके पानी को एक खेत से या एक नहर से अपने खेत तक पहुँचाया जाता है। बात समझ में आ रही है? ये भी क्या है, बड़ी फ्री है, लेकिन क्या इसका इंस्टॉलेशन में खर्चा ज़्यादा है। लेकिन ये टोटली उसके बाद जब एक बार इंस्टॉल कर दिएगा पूरा का पूरा फ्री है। इसका में एक ड्रॉबैक क्या है कि हवा के चलने का मदाद, हवा तेज चलेगी बिजली बहुत पैदा होगी, हवा स्लो चलेगी बिजली कम पैदा होगी, हवा ना चले तो कम पैदा होगी। तो ये हवा के बहने की रफ्तार का मदाद है। तो इसके चलने के लिए हवा में कम से कम रफ्तार कितनी होनी चाहिए? हवा में कम से कम रफ्तार होनी चाहिए 8 किलोमीटर पर आवर। अगर हवा इस रफ्तार से कम इस रफ्तार चल रही 8 किलोमीटर पर आवर, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली इतना तो हवा चलती है इतनी स्पीड से। और गाँव वगैरह में बड़े बड़े मैदानों में हवा हम लोग तेज चलती है। और पंखा ऐसा नहीं, पंखा बहुत ऊँचाई तक लगा होता है, ऊँचाई में हवा भी बहुत तेज चलती है। तो मैक्सिमम 8 किलोमीटर होना चाहिए, मिनिमम 8 किलोमीटर, और मैक्सिमम इसका जो डेटा मेरे पास है उस हिसाब से इसका 54 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो आग लग जाएगा, मतलब जनरेटर वगैरह उड़ जाएगा, हो जाएगा।
तो चौवन, हाँ जी, बांध के, हाँ तो जनरेटर से लोग कैसे छोड़ देता है, काट देगा कनेक्शन, मतलब उसका भी प्रेशर जनरेटर से करेंगे, वहाँ से उसका प्रेशर तोड़ खोल देंगे, पूरे पंखा अपने आप घूम का बात नहीं है, सामान से बचा हुआ, बात समझे भाई। ये हुआ अच्छा। तो आपसे पूछता है कि एक ऐसा एनर्जी का सोर्स बताइए जहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जाती है, तो उसका मिसाल ये वाला, जितना कुछ बता रहे सब एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछते हैं सब लोग के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं? वो एनर्जी जो हरकत करने की वजह से पैदा हो। यहाँ पर इस पहिए में एनर्जी कैसे पैदा हो रही है? पंखा के ब्लेड्स करने की वजह से। तो मैकेनिकल एनर्जी से क्या पैदा कर रहे हैं हम लोग? इसका यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा कर रहे हैं। और ये भी देखो इको फ्रेंडली है। अच्छा वैसा यहाँ भी लिखे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? सनलाइट एनर्जी कहाँ चेंज हो रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर लिखना चाहे एग्जाम्पल में पूछ ले वो कौन सा एनर्जी का सोर्स है जहाँ पर लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेगा? ठीक, अब आइए एनर्जी का तीसरा सोर्स, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी, अच्छा ये सारे बात को समझने से पहले एक बात और समझिए। वैसा ही घर में अगर मौका मिले आज जा करके तो टरबाइन के बारे में देखिएगा। टरबाइन वर्किंग प्रिंसिपल, टरबाइन का वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल नहीं बोलेंगे इसको, अच्छा रखिए वर्किंग मेथड, वर्किंग प्रोसेस बोल सकते हैं, वर्किंग प्रोसेस। मतलब टरबाइन क्या चीज़ है और कैसे काम करता है, तभी आगे बता रहा आपको समझ में आएगा। टरबाइन एक तरह का मशीन है। मशीन का अगर आमतौर पर शक्ल देखने में लगता है पंखे की तरह, देखने में लगता है वो पंखे की तरह। वो टरबाइन जो मशीन है जब वो घूमता है, अब उसको घुमाने में कमाल का बात, टरबाइन मशीन जब घूमेगा तो टरबाइन मशीन के साथ इसका कनेक्शन होता है जेनरेटर का। टरबाइन मशीन घुमाता है जेनरेटर को, और जनरेटर पैदा करती है बिजली। जनरेटर को कौन घुमा रहा? टरबाइन। टरबाइन एक तरह पंखा है। जैसे मान लीजिए एक छोटा पंखा लाके यहाँ रखे आप, तो हवा के बहाव से वो घूमना शुरू करेगा, वो नहीं करेगा। या मान लीजिए अगर आपके घर में एक कुकर है, खाना खिचड़ी बना रहा है उसमें आप, और खिचड़ी से अगर कोई स्टीम बाहर आ रही है, अब स्टीम के साथ पंखा, छोटा पंखा प्लास्टिक का लेकर रखे तो घूमना शुरू करेगा पंखा? नहीं करेगा, करेगा ना? इसका मतलब उस स्टीम में ताकत, एनर्जी है। तो टरबाइन भी एक ऐसा चीज़ है, एक तरह का ऐसा मशीन समझ ले, पार्ट समझ सकते हैं कि उसको घुमाने की चाहिए एनर्जी। जब वो घूमेगा तो घूमेगा जनरेटर, जनरेटर घूमेगा तो पैदा होगी बिजली। तो टरबाइन एक तरह का मशीन है, इसका शक्ल आमतौर पर पंखे की तरह होता है। तो अगर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा टरबाइन क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। नक्शा देखिएगा समझ आपको आ जाएगा। तो टरबाइन चलेगा तो चलेगा जनरेटर, फिर पैदा होगी बिजली। फिर हम एक कॉपी दें। अब क्या बता रहे हैं आपको? टाइडल एनर्जी बता रहे हैं, ठीक है। टाइडल एनर्जी से आप एक बात समझिए पहले, पढ़ने से पहले पानी का नेचर के बारे में समझिए। पानी का एक खूबी क्या है कि वो हमेशा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। या ऐसे बोले कि हमेशा वो ऊंचाई से नीचे की तरफ बहना चाहती है। पानी कभी भी वो टेढ़ा कभी है, तो जहाँ ढाल मिलेगा पानी सीधे जगह, बहुत जगह ढाल को मतलब इंक्लाइन को चेक करने के लिए पानी बहाया जाता है। पानी बहा के देखा जाता है कि ढाल कहाँ पर ठीक है, कहाँ पर ठीक नहीं है, ऐसा होता है ना। तो पानी के खूबी में क्या, पानी हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ आना चाहता है। ऐसा अभी नोटिस करेंगे, पानी जितना ऊंचाई से आएगी उसका फोर्स उतना ज़्यादा होगा या कम होगा? मान लीजिए एक पानी की पाइप है, किसी 5 मंजिला इमारत के एक बड़े पाइप से गिर रहा है, छत पर बारिश हो रही है, बचपन में भी
कभी कभी आप नहाए होंगे, छत एक पाइप लगा हुआ है, छत का पानी निकलने के लिए, छत का वो गंदा पाइप वाला पानी नहीं, जाके खड़े हुए उसे नहा रहे। इसी के सामने में बहुत कहते थे छोटे में, अस्पताल में बहुत मालूम पहले बहुत छोटे में कहते थे। और जो बहुत 4 मंजिलें इमारत है वहाँ पानी कट कट बदल में लगता था। किसी के बदल बता रहे यहाँ पानी गिरा है, टकरा ही गिरा तो ऐसा होता है ना। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? वही पानी अगर 1 मंजिला हमारे टाली 1 फ्लोर टाली से गिर रहा है तो उतना नहीं लग रहा है, लेकिन वो 4 मंजिला हमारे कट कर सर पे लग रहा है, क्यों? उधर पानी है ना, मतलब जो पानी ज़्यादा ऊंचाई पे उसको एनर्जी इस दम पे जोर टकराए मार रहा है, और जो कम ऊंचाई पे है वो ये बात समझ में आ रही है। तो पानी में खूबी क्या, अगर मान लो मेरे पास इस बोतल में जब पानी है, तभी यहाँ रखा हुआ इस पानी में एनर्जी है, ठीक है। वो जाना चाह रहा पानी, कहाँ जाना चाह रहा नीचे, पानी हमें चला जाता है कहाँ, एकदम लोअर स्टेट में, तो ऊंचाई पर रहना पसंद नहीं करता। अब उसको हम लिया छत के ऊपर, तो उस वक्त इसके ऊपर एनर्जी आएगी, लेकिन वो एनर्जी अभी के मुकाबले एनर्जी वो ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? तो नहीं समझ। तो पानी की इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया गया है बिजली पैदा करने, बिजली कैसे होती है, तो इसलिए बनाया गया डैम, जिसको हम लोग बांध बोलते हैं। ये हमें कहाँ बनाया जाता है? समुद्र और जहाँ पर दरिया समुद्र आपस से मिलते हैं उन जगहों में ये बनाया गया। ये डैम आपका छोटा छोटा दीवार नहीं होता भाई, बहुत विशाल, बहुत भयानक। आपको ये वाला रूम देखे है, रूम गिरी जहाँ से वो गिरता है, वही डैम है वो। मतलब एक डैम को आप देखिएगा ना तो आपका सर घूमने लगेगा। अगर आप डैम, बहुत सारा डैम ऐसा अगर पानी को फेंकेगा जिससे पानी हवा से ऊपर चला, पर डैम इतना खतरनाक हो जाएगा, अगर आप उसको गिरेगा तो आपको वहाँ गिरेगा तो गिरने में बहुत टाइम लगेगा, आप गिरते हुए मर जाइएगा। और वहाँ पर अलग तरह की आवाज़, बिजली पता वहाँ पर होती है तो अलग तरह का आवाज़ होगा। कभी अगर आप लोग सिल्लीगुड़ी में कोई गैंगटॉक गए या तो गैंगटॉक सिटी कोई गया गए, हाँ, हम जो पर्सन देखा वो फरक्का डैम देखा, फरक्का डैम। कभी अगर गैंगटॉक का दार्जिलिंग वगैरह जाएंगे तो रास्ते में पड़ता है, जब वो डैम से ट्रेन चलती है, डैम के ऊपर से रास्ता बनाया गया ट्रेन का, जब ट्रेन वहाँ से गुजरती है तो वो खिड़की वगैरह को बंद करने बोल दिया, इतनी तेज हवा चलती है, हवा चलती है, और इतना खतरा का आवाज़ होता है ना, तो मतलब सर्दी चलने जाता तो हार्ट लग जाए। हवा ट्रेन बहुत स्लो चलती है, हाँ वो ऊँचा डैम है सब। जब उस पर आप देखिएगा ना आपको दिखने में डर लगेगा, सब मतलब खिड़की वगैरह बंद कर देने बोल दिया जाता है। कभी अगर जाएँ दार्जिलिंग वगैरह तो अगर आप रात वाली ट्रेन वगैरह लगे तो फरक्का डैम सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे क्या आता है, फिर आपको जाने मेरा तो डैम को क्या ये आता है, जैसे मान लो यहाँ पर मान लो हम लोग ये वाला गेट या समुद्र, इस तरह हम लोग ये दरिया है। अब जब समुद्र में जब ज्वार होगा, ज्वार तो टाइड बोलते हैं, हाई टाइड जिसको बोलते हैं, जब ज्वार होगा तो पानी ऊपर आएगा। अच्छा पहले मानो समुद्र है, ये दरिया है, तो समुद्र का पानी उस तरफ नीचे तक है, इस तरफ पानी नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर आने का रास्ता कौन सा, ये वाला। जब ज्वार होगा, टाइड होगा तो पानी का लेवल बढ़ेगा। अब टाइड क्यों होता है? वो चांद और ज़मीन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। इसकी वजह से होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एट्रैक्शन। पढ़े उसको, पढ़ना जरूरी हो गया टाइड चैप्टर में, बिटवीन मून एंड अर्थ, जमीन और चांद के बीच में तैनाती कशिश, एक खिंचाव होता है जमीन और चांद के बीच में। तो उसके बिना पर क्या होता है, जमीन का सॉफ्ट पार्ट है, कौन है, वाटर, वो चांद की तरफ खींची जाता है, चांद की तरफ। तो जिस तरह वो खींचता है तो पानी का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। बढ़ने की तरफ क्या होता है कि उसके आस का जो इलाका होता है वहाँ पानी का लेवल ऊँचा हो जाता है। अब वो खैर वो अलग चीज़ कैसे भी हो, लेकिन मान लीजिए टाइड हो रहा है, ज्वार हो रहा है, तो पानी का लेवल ऊँचा है। वैसे ही पानी का लेवल ऊँचा आएगा तो पानी यहाँ आना चाहेगा, इसका लेवल चाहेगा। हम लोग क्या करेंगे, डैम को बंद कर देंगे, डैम को बंद कर देंगे।
इतना मजबूत दीवार बना दिया है कि वो पानी उतना कितना टन पानी होगा, जितना गैलन पानी होगा, समुद्र में पानी उठा है उसके बहाव को रोक रहा है। सोचो कितना मजबूत दीवार बनाया गया है। तो मान लीजिए हम लोग का मामूली दीवार है, तो बंद कर दिया। अब वो ज्वार हो रहा है, पानी जो है पानी काफ़ी ऊँचा पहुँच गया। जैसे ही पानी ऊंचाई की तरफ जाएगा तो मेरा इस डैम में प्रेशर बढ़ेगा, तो हो सकता है डैम टूट भी जाए। जब डैम टूटे क्या सैलाब आता है, आग लगना खत्म हो जाता है। इसलिए डैम इतना मजबूत बनाया जाता है कि पानी बहुत कम चला जाए, बहुत पानी का प्रेशर है, तभी डैम टूटे नहीं। ये बात समझ में आ रही है? तो डैम बनना मामूली घर बनाने से नहीं है। तो डैम बन गया, डैम बंद हो गया और ज्वार का पानी आपका भरा हुआ है, ठीक है। अब करना क्या है, आपको उस जो पानी का हाइट ऊपर चला गया है उस एनर्जी को आपको इस्तेमाल करना है। ये बात समझ में आ रही है? शुरू में नहीं खोला गया, पहले पानी को पूरा उसे जाने दिया गया, ऊँचा हो गया पानी और दरिया भी काफ़ी नीचे जगह कभी खाली है। अब क्या करेंगे, वहाँ पर वो डैम पूरा नहीं खोला जाएगा, डैम में छोटा सुराख होता है, छोटा बड़ा काफ़ी बड़ा भी होता है, और उसमें एक मशीन की जगह उस गेट को खोला जाता है। तो वो गेट खोला जाता है ना, तो पानी इतनी स्पीड से बाहर आती है। अब वो मिसाल समझ लो कि 4 मंजिल हमारे से पानी आ रही है और वहाँ समुद्र का पानी को रोका गया, आपका टाली छिसे वाला पानी नहीं है। वो इतने फोर्स से आती है, इतने फोर्स ऊंचाई से नीचे गिरती है। वो एक तो वो ऊंचाई से आ रही है, ऊपर काफ़ी ऊँची गिरना पड़ रहा है। जहाँ वो गिर रहा होता है उसी के नीचे में टरबाइन लगा है। उस पानी की प्रेशर से, उस पानी के टरबाइन की वजह से, गिरने के टरबाइन की वजह से, हालांकि पानी गिरेगा तो वो एनर्जी बर्बाद ही हो जाएगा, लेकिन उस ताकत को काम में लगाएगा। इसके लिए टरबाइन को घुमाने के लिए। अब वो टरबाइन जो है तेजी से घूम रहा है, खूब तेजी से घूम रहा है, इतना तेजी से घूमता है कि आप मायूस नहीं कर सकते उसको। मतलब अगर आप चलेंगे कुछ सेकंड के लिए, तो आपका कुछ सेकंड में आपका कीमा बच जाए, आपका एक्टिविटी कुछ नहीं बचा। इतना एक किलो ब्लेड घूमता है, जब वो घूमता है जनरेटर फिर घूमता है, तो डैम बनाकर इस तरह से बिजली पैदा की जाती है। बात समझ में आ रही है? तो नहीं समझ में इन तीनों एनर्जी के सोर्स में सबसे अच्छा ये वाला है। क्यों सबसे अच्छा ये वाला है? ये इसके बारे में तुमको अंदाजा लगाना बहुत मुमकिन है। क्यों आसान है? क्यों? क्योंकि हर बार दिन में 2 बार आता है, ज्वार भाटा 2 बार होता है। तो ये बहुत, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है। मतलब इसके बारे में कयास करना कि आगे करेगा। ऐसे नहीं है कि आज नहीं आया ज्वार, नहीं कल भी नहीं आया, परसों आया, ऐसा नहीं होता। ये आपका आएगा ही इस टाइम पे, ये आपको उस टाइम पे आएगा ही। इसीलिए इसको बोलते हैं ये वाला, इसके बारे में क्या बोलते हैं, वेरी टेबल देन एक और 2 जितना ऊपर हम जो बयान किया आपको, उन दोनों के मुकाबले में इसके बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत, बोलो जी, आसान है। ठीक है, ये हुआ। इसके बारे में क्या चीज़ बोलना है, डैम के बारे में बता दिया, टरबाइन के बारे में पहले बोल दिया है। अब इसका एक ड्रॉबैक अगर आपसे पूछे तो सबका ड्रॉबैक भी बोलते बजा रहे हैं आप। इसका ड्रॉबैक पूछे तो इसका ड्रॉबैक ये है कि बहुत सारा पानी में जानवर इससे मर भी सकते हैं। अब डैम में खोला गया है, तो डैम में अगर समुद्र में पानी आया तो बहुत सारा फिश हो सकता है, बहुत ज़्यादा समुद्री जानवर हो सकते हैं। अब जब पानी गिर रहा हो तो कौन खोज के उसमें निकाले आगे, मछली का है या ऑक्टोपस उसके अंदर है या डॉल्फिन मछली क्या है उसके अंदर है। उससे क्या होता है, पानी में है जानदार होता है, चाहे वो बड़ी मछली को ना हो, उन लोग जानते बहुत खतरा होता है। क्योंकि वो तो आएगा, तो जब जाएगा वो चैम्बर में, उसका टरबाइन में, जब आपके वाले बोले क्या है कुछ नहीं बचेगा, तो मछली है क्या बचेगा। बात समझ में आ रही है? पक्का इसके बारे में फोटो लो, प्रपोज करो उसको, मेरा बोला। इसके बाद बात करें किसके बारे में, जियोथर्मल। जियोथर्मल एनर्जी के बारे में, ठीक है। इसको समझने से पहले आप समझे भाप की ताकत, स्टीम का
पावर गैस, नाम सुना स्टीम? हाँ, आप अपने जो आपके घर कुकर से सीटी से बाहर आता है या पानी गर्म करके धुआं उठा भाप है वो, इसको स्टीम बोलते हैं। इस स्टीम की ताकत है, स्टीम की ताकत को भी समझने के लिए तो समझ सकते हैं आप। एक ज़माने में से ट्रेन चलती थी, ज़माने में से ट्रेन चलती थी, अभी नहीं चलता, बंद हो गया, इसे ट्रेन चला स्टीम, इतनी ताकत स्टीम होती है। तो स्टीम में अगर आपको ताकत समझना है तो कभी आपके जान पहचान में कभी किसी के घर में कुकर ब्लास्ट हुआ, कभी सुने ब्लास्ट होते हुए? बहुत खतरनाक हो गया, फेस खराब। अगर उसका ढक्का अगर आपका मुंह में लग गया तो आपके पूरा इससे एडवांस खत्म हो सकता है, मतलब आपका पूरा ये देखिए आपको भरता हो जाता है, भरता हो मतलब खत्म हो जाएगा। अगर आपके मुंह में टकरा गया तो खत्म हो जाएगा करके टिका भी सकता है, आप स्पॉट डेड कर सकते हैं अगर वो जिस तरह वो ब्लास्ट करता है, अगर मुंह अगर आपके लग गया, इतना खतरनाक होता है। कभी नहीं सुने गूगल ब्लास्ट होता है, गूगल ब्लास्ट करता क्यों? वो ब्लास्ट करते हैं। हमारे अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस था, जब हम लोग छोटे थे, हम लोग अपने आंगन था, वहाँ पर बहुत लोग आंगन में खाना बनाते थे। तो जुम्मन के दिन एक रहने वाली हम लोग आंगन में खिचड़ी बना रहे, तो उसका कुकर जो है ना, जब वो ब्लास्ट हुआ है खिचड़ी तो दिखाई दिया, और वो जो कुकर का जो बड़ा जिसमें खिचड़ी रखा रहता है वो आपको दूध फेंका हुआ नजर आया, लेकिन ढक्कन उसका जो उड़ा है तो मुझे देख रहे उड़ा है, उड़ते उड़ते इतना ऊपर चला गया, कहाँ गिरा आप नजर भी नहीं आया, गया कहाँ। समझ सकते हैं कुकर ढक्कन में हल्का नहीं होता, वो भारी होता है वो, और जो काफी ऊंचाई तक तेजी में उड़ सकता है। अगर आपके मुंह में लगेगा तो मुंह बचेगा, आपका मुंह कुछ झोसा हो जाएगा। उसका ब्लास्ट करता क्यों? ब्लास्ट करने का असल वजह है उसका वेल का ठीक से काम ना करना। आधे कुकर में खास खूबी होती है, वक्त में उससे स्टीम बाहर आती है, सीटी मारती है। कभी कभी आदमी ने बोलती है 3 सीटियों का तो गैस बंद कर देंगे, 2 सीटियों का तो ये बंद कर देंगे, 2 होगा तो ये कर देंगे। तो वो उन लोग का अंदाजा होता है कि इतना अंदर में दबाव पड़ गया कि मेरे में गोश्त मेरा, जो भी अंदाजा लोगों का, हम लोग तो सभी उल्टा कर देंगे। तो वो जो अंदर में जो एक सीटी कब होता है, जब उस कुकर के अंदर बहुत सारा गैस जमा हो जाता है। मतलब गैस जमा कहाँ से होता है? आप जो घर में आप जो खाना चढ़ाए हैं, उसमें पानी दिए, मसाला दिए, वो जो भी दिया है वो अंदर गर्म हो रहा है, खौल रहा है। तो खौलने से क्या अंदर में भाप पैदा हो रहा है। तो भाप जब पैदा हो रहा है तो जब भाप कुकर में पूरा भर जाएगा, जब भाप कुकर में पूरा भर जाएगा तो वो भाप जो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। क्यों निकलने की कोशिश करेगा? क्योंकि भाप तो भर गया पूरा, लेकिन जो नया जो आग अंदर में जा रहा है, जो बाकी पानी जो और खौल भी भाप पैदा करेगा भी वहाँ से। तो वो कुकर करता क्या है, जो एक्स्ट्रा स्टीम जो जमा हो जाता है कुकर में, तो उसको वो निकाल के पहले बाहर कर देता है। क्यों? कि बाकी जो दोबारा स्टीम पैदा होने वाला उसकी जगह बन जाए। तो कुकर में खूबी होती है, ऑटोमेटिक गैस को बाहर करता रहता है और नए पैदा होने वाले गैस की जगह वो बनाता रहता है। इसीलिए उसको बोलते हैं प्रेशर कुकर बोलते हैं। अब नाम से तो बोले एक साइड होता है, जैसे अगर कुकर लेना चाहिएगा तो क्या पूछेगा, कितना लीटर का लीजिए, 3 लीटर का 2 लीटर का पूछता है, ऐसा या 4 लीटर का ऐसे पूछता है। तो लीटर बोलने का मतलब, 2 लीटर बोलने का मतलब होता है कि वो अगर वो कुकर में खाना चढ़ाएगा तो जो स्टीम पैदा होगा वो अपने अंदर 3 लीटर से ज़्यादा स्टीम नहीं रख सकता। इसका मतलब ये होता है। अब ऐसा नहीं कि 3 लीटर कुकर लिया और 3 लीटर ही खाना बनाने होगा, ऐसा नहीं है। मतलब उसके अंदर जो भाप पैदा होगा वो भाप 3 लीटर से ज़्यादा होगा, तो फिर वो स्टीम बाहर आना दबाव पड़ेगी। जो छोटा सुराख होता है वो बेल को धक्का मारेगा, बेल थोड़ा खड़ा होगा ऊपर, वो ढक्कन वो जो बेल में भी बैठ जाएगा, ऐसा होता है। अब अगर ये बेल अगर किसी वजह से खराब हो जाए, अब खराब हो सकता है कभी कभी, तो दाल का पानी निकल रहा है सीटी से, या कभी खिचड़ी का दाल निकल, कुछ भी तरह निकल रहा है, जैसे बहुत सारा पार्टिकल भी निकलता है खाने पीने का, तो वो जमता रहता है। जमते जमते अगर वो बहुत हार्ड हो गया तो सीटी पर उड़ नहीं पाएगा। लेकिन गैस के खूबी हो, गैस अंदर दबना नहीं चाहता, वो उसको बाहर निकलना है, वो नहीं होगा तोड़ के निकल रहा है ऊपर में, इतना उसका ताकत होता है। तो अगर वो वेल से नहीं निकल पा रहा है तो करेगा क्या,
तो भाव है। बाहर दबा तो टूका टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, टूका टुकड़ा कितना मर्जी दूर होता बताओ, वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना? तो उस वक्त वो लास्ट करके बाहर निकलता। इतना क्यों बता रहे हैं? ये सब मैं आसानी समझ में बोलने का मतलब है, मेरे बताने का मतलब कि स्टीम में, भाप में बहुत ताकत होती है। या अगर छोटे बड़े एग्जाम्पल आपको समझना है तो जो कुकर के सीढ़ी से जो आपको भाप निकल रहा है, उस भाप के बगल में तुम एक छोटा प्लास्टिक का पंखा लेके जाता खिलौना वाला, समझने के लिए, फिर वो स्पीड से घूमने लगेगा। मेरी बात समझ में? अब यहाँ पर देखो इसका मतलब एनर्जी का तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, उसका देखो रियल लाइफ में क्या होता है साथ में। ज़मीन जैसा बहुत सारा हिस्सा, ज़मीन में बहुत सारा जगह है, ज़मीन हमारी ज़मीन में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर आज भी ज़मीन के अंदर कुछ गहराई के बाद बहुत ज़्यादा मिट्टी में लावा मौजूद है। लावा में किसको बोलता है? पृथ्वी भी आग मौजूद है। ज़मीन के ज़माने में आग की पृथ्वी शक्ल ही थी। अगर ज़मीन का अगर अर्थ क्रस्ट के बारे में अगर पढ़िएगा, अर्थ क्रस्ट क्लास 9 में आप लोगों का था, अर्थ क्रस्ट, अर्थ का कोर, उसमें पृथ्वी भी आग है, लावा है अंदर में, वो अंदर में खोल रहा, उबल रहा अंदर में, और वक्कर फोक्कर का कहीं भी जगह मिलता है तो वर्तनी शक्ल में बाहर आता रहता है। लेकिन ज़मीन के अंदर आग बहुत है, ऊपरी से ठंडी हो गई है, सुबह की ज़मीन बन गई, लेकिन अंदर में आज भी लावा मौजूद है। तो लावा अंदर में हमेशा हलचल, अंदर में वो रिएक्शन हमेशा चलते रहते हैं। तो कहीं कहीं ये जो आग जो है, ये जो लावा है, ज़मीन की ज़्यादा गहराई में नहीं है, कुछ ऊँची गहराई में है। तो उसकी बिना पर क्या होता है कि उसके आस-पास का जगह हमेशा गर्म रहता है, हमेशा गर्म रहता है। या ये अगर मान लो कुछ है कि अगर साइड में कोई छोटा बड़ा झील है तो उसका पानी हमेशा खोलता रहता है। तो बात समझ में आ रही है? ऐसा बहुत जगह अगर आप यूट्यूब में सर्च कीजिए गूगल में तो मिलेगा जगह। तो वो ज़मीन में पानी खोल रहा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट मौजूद है। तो उस हीट को इस्तेमाल है, वो अंदर में हीट मौजूद है तो बेकार हो रहा है ना। पानी भाप बन के खोल रहा है, भाप आसमान में चला जा रहा है, बारिश हो रही है, बदला वाला अलग बात है, लेकिन वो हीट बर्बाद हो जा रहा है। अब उस हीट को वहाँ से लेकर के क्या किया, वो हीट को वहाँ जमीन में ड्रिल किया जाता है, जमीन में ड्रिल के पाइप लगाया जाता है, पाइप से उस हीट एनर्जी को पाइप से लेकर कहाँ पर दिया जाता है, एक बड़ा सा टरबाइन बोले, सॉरी क्या उसको बोलते हैं, हम भाषा में याद नहीं आ रहा अभी। वो पानी का बहुत बड़ा कूल होता है, या हमारे बहुत बड़ा बॉयलर, हाँ याद आया, बॉयलर बोलते हैं उसको, एक बड़ा सा टैंक होता है, उसमें पानी मौजूद होता है। उस हीट को उस पानी में दे दिया जाए, कॉल हीट को, जमीन के अंदर जो आग जो उबल रही है वो आग को कहाँ दे दिया, तो पाइप की तरह हीट को दे दिया गया एक बड़े से बॉयलर में, इसमें एक बड़े से बॉयलर में दे दिया गया। अब उस बॉयलर में क्या होगा, वो बहुत सारे पानी पहले से मौजूद है, वो पानी क्या होगा, उस हीट पाकर वो पानी खोलना शुरू कर देगा। जब पानी खोलेगा तो क्या पैदा करेगा, भाप। तो भाप स्टीम पैदा करेगा। स्टीम के बारे में क्या होता है, ताकत होती है किसी को घुमा देने की, पक्के जैसा मैंने आपको दिया। अब वही स्टीम क्या करता है, टरबाइन घुमाने में इस्तेमाल करता है। टरबाइन घूमेगा, पेट्रोल घूमेगा। बात समझ में आ रही है? अब आओ, अब ज़्यादा शॉर्ट बायोमास। अच्छा, इसके बारे में ज़्यादातर कहाँ पर मिलता है, ज़्यादातर ये कहाँ मिलता है, वॉल्केनिक एरिया। वॉल्केनिक एरिया मतलब जहाँ पर आतिशबाजी पहाड़ ज़्यादा, इग्नियस रॉक, पढ़े यहाँ पर रॉक की तरह के, सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक नहीं पढ़ा है क्लास 9 में, जो पढ़ेगा किताब से पढ़ने के लिए। आप बायोमास के बारे में बात करें। बायोमास क्या चीज़ है? बायोमास हर वो चीज़ जो कि किसी न किसी वजह से जानदार से आया, उसका सोर्स जानदार है। जैसे कि हमारा कपड़ा पहने हैं, कपड़ा या तो कॉटन या सिल्क या उसका मिक्सचर है। एक कॉटन सिल्क कहाँ से, प्लांट से तरह का बायोमास। ये मेरे हाथ में कॉपी है, तो तरह का बायोमास है नहीं, बायोमास सूखा लकड़ी, आधे हुए तरबूज का छिलका, मौसमी का छिलका, केला का छिलका, हड्डी, ऐसे कितना अगर आप घरों में देखें तो दिन भर में कितना वेस्ट निकलता है। आलू का छिलका से, गाय का छिलका से लेकर बोलो ना, मछली का बड़ा सब में रहता है, शेरी का मुंडी
क्या एक तरह का बायो वेस्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कचरा, है ना बोलते हैं कचरा। ठीक है, अब ये जो आलू है या सब्जी का, एक एग्जाम्पल आपको देखो, मान लें अभी 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 तरबूज देख रहे हैं आप। तरबूज एक तरह का फल है, वो कहाँ पर रहता है, प्लांट का वो फूड है। वो फूड प्लांट तैयार कैसे करता है, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब, जो आप उसको देख रहे हैं, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब उस तरबूज में सनलाइट की एनर्जी है, मतलब खाने में सनलाइट की एनर्जी रहता है। हम तरबूज लिए, तरबूज का बाकी हिस्सा हम लोग लाली से खा लिया, हरा हिस्सा हम लोग फेंक दें, ये हर से प्लांट का पार्ट था ना, प्लांट वो भी कार्बोहाइड्रेट फूड है, गाय तो खाती है उसको ना, गाय बच्चे तो खा ही लेती है उसको। मतलब क्या, मतलब कुछ छिलके में भी एनर्जी, वो हमारा अपनी खाते वाले पाते हो, गाय बकरी ये लोग भैंस लोग खा लेती है, वो सब के छिलके कौन खाता है, कोई नहीं खाता। लेकिन बोलने का मतलब ना खाए, वो आपका शौक है या आपका जो भी है, लेकिन उसमें सनलाइट की एनर्जी मौजूद है या नहीं है ना, तो उसमें एनर्जी मौजूद है। इस कॉफी में एनर्जी मौजूद है, इससे भी एनर्जी मौजूद है। कैसे, आप इसमें माचिस मारिए, इसमें आग लगेगा, हीट पैदा होगी, एक तरह हीट निकले, इस बात का सबूत है कि इसके अंदर एनर्जी है। तो जितना ही बायोमास है सब में एनर्जी को कोई शक्ल में मौजूद है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कचरा। हम लोग कहते हैं घर में जमा हो जाकर इसको कूड़ा टब में फेंक दिया। सुबह देखिएगा कैंपस में गाड़ी आती है, कचरा समेटती है, डालने आदमी होता है, बड़ा ट्रक भरती है, और वो आप लोग स्कूल में टाइम तो लेके जाता है, आप लोग साथ है ना, पूरा महकाते हुए लेके जाता है। तो अब ये कचरा भर के आप भी सोचिए, ये कचरा जाता कहाँ पर है, वो जिसको हमारा कचरा समझ रहे हैं ना, वो असल में दौलत है। वो हमारा कचरा किसी के लिए दौलत है। वो आपको पता है सारा कचरा खरीदा जाता है, सारा कचरा हमारे यहाँ घर में कचरा इसको खरीदा जाता है, ये बिक्री होता है। सरकार कॉन्ट्रैक्ट देती है बड़ी बड़ी कंपनियों को, कचरा का इनामी होता है कि यहाँ कचरा हम लेंगे, बीच वाला कचरा हम लेंगे, नहीं वहाँ कचरा बेसी आता है, वहाँ कचरा हम लेंगे, मतलब वहाँ कचरा लेके झगड़ा होता है, यहाँ कचरा हम लेंगे। ये सारे कचरे को जाकर जगह जमा किया था। वैसे मान लो तेरा नाम क्या है भाई, अच्छा मान लो बहुत बड़ा एक कंपनी चलाते हैं, बिजली पैदा करने वाला। अब इसको वो सारा कचरा खरीदना है, मान लीजिए सारा कचरा खरीद के इसके गोडाउन में, जो इसका अपना फार्म है, जो भी इसका फैक्ट्री है, वहाँ दे देगी। ये करेगा क्या, अब वो कचरे को बाजार में डलवा लेगा पूरा। अब वो कचरे में से कुछ मजदूर बुलाएगा, क्या करेगा मजदूर को कि प्लास्टिक अलग करो, कपड़ा अलग करो, ये अलग करो, कचरे का बंटवारा होता है, मतलब कचरे को सेग्रीगेट किया है। जब चावल चुनते हैं ना, तो कचरे का चुनाई होता है। सारे कचरा अलग, प्लास्टिक अलग, कांच अलग, खट्टी अलग, कपड़ा अलग, कागज सबका अलग किया जाता है। ये सब अलग होगा। जो प्लास्टिक है वो सारा प्लास्टिक कहाँ जाएगा, प्लास्टिक कंपनी में चला जाएगा। तो प्लास्टिक कंपनी उस प्लास्टिक को रिसाइकल करके दोबारा नए प्लास्टिक बनाएगी, उसी तरह आपका नया प्रोडक्ट बनाएगा, फिर आपके हाथ में दोबारा वही आएगा। ये तो उसका एक इस्तेमाल हुआ। ये चाहे ना भी, ये चाहे हो सकता है कि प्लास्टिक कंपनी को ये ना भी बेचे, ये उसको कुछ जला के उसमें से आग पैदा कर ले। तो बोले थे कचरा को ये अलग अलग करेगा, कचरे को अलग अलग कर देने के बाद क्या करेगा, अब उस कचरे को सुखाएगा, धूप में रख देगा, सूखेगा, या सुखाने का मशीन भी होता है, सुखाने का उसको डाल देगा, उसको फिर सूखेगा। सूखने के बाद क्या होगा, कचरा अलग अलग कर देगा, फिर कचरे का वो सूख जाएगा। जो लकड़ी वाला है, कपड़ा वाला है जो हिस्सा है, जो भी कागज वाला हिस्सा, उसको क्या करेगा, बड़े से वो एक भट्टी में, भट्टी समझे किसको बोलते हैं, उसमें आग लगा, बड़े भट्टी में उसको वो डाल देगा। बड़े भट्टी में डाल दिया, डाल देते क्या होगा, बड़े भट्टी को डाल देगा, उसमें आपका तंबू का छिलका भी शामिल है, डाब का छिलका भी शामिल है। ठीक है, डाब और कभी डाब के साथ वो डाब का वो उठा के ले जाता है, कभी रास्ता फेंकता, कभी नोटिस किया, जितना डाब होता शायद हम तो वहाँ से कमाता फिर। तो इन सारे कचरों को जलाया जाता है। क्या आपके लिए वो डाब का छिलका है, तंबू का छिलका है, मौसमी है, आप तो बेकार हो गया ना वो। अब उसको सुखा करके देगा ना, वो जला रहा है, इधर के आग पैदा करेगा ना, उसको तो आग ही चाहिए, उसको हीट चाहिए। वहाँ जो हीट मिलेगी, हीट करेगा, अभी बड़ा सा बोरे में रखा हुआ पानी, उसको फिर गर्म करेगा, उस हीट से गर्म करेगा, फिर उससे स्टीम पैदा करेगा, भाप पैदा करेगा, फिर टरबाइन चलाएगा, बिजली पैदा। तो आप अगर कचरा है,
वो क्या चीज़ है? या झाड़ू का टुकटन फेंक दिया, कुछ फेंक दिया, वो आप उसके लिए वो खरीद रहा बहुत कम दाम में, उसके लिए बहुत काम का चीज़ है वो, क्योंकि वो उतना बड़ा बॉयलर को गर्म करने के लिए अगर वो कोयला खरीद के गर्म करना चाहे, या डीजल से गर्म करना चाहे, या केरोसिन से गर्म करना चाहे, या कोयले से गर्म करना चाहे, तो उसको बहुत खर्चा लगेगा। ये बेकार है, वेस्ट है, कचरा है, सफाई भी आ रहा है और उसका काम भी निकल जाए, गवर्नमेंट का फायदा हो रहा है और कंपनी का फायदा भी हो रहा है, अच्छा बिजली पैदा हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको बोलते हैं बिजली फ्रॉम वेस्ट, कचरे से बिजली पैदा करना। तो ये सारा कचरा हमारा फेंकते हैं, ये बेकार नहीं है, ये काम की चीज़ है। जो आप मिसाल आपको देखे डाब वाला, जब भी डाब आपको देखेगा, अगर आप फेंक दे उसको अपना, तो वो लोग बोलते हैं उठा के दे दीजिए, रास्ते में फेंक उसको लग जाएगा, उसको मतलब नहीं, उसको लेके जाना है सीधा। जब डाब वाले को तुम बोलोगे ना डाब घर ले जाए, उसका मुँह बन जाए, पूछेगा आपको पानी नहीं जाए है, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट चला जा रहा है उसका। अब अभी आपको याद है कि बहुत छोटे करने में देखेंगे आपको, राजी दादी लोग डाब को काट काट के अभी उसको खाती थी वो, और वो अच्छा आ गया था, बहुत मोटा होता वो। अभी आप डाब बनाए 35 रुपये का, आप उसमें पानी पी ली, उतना बड़ा डाब, वो इतना बड़ा एक डाब जो है आप एक अंदर में 5 रोटी बना सकता है, 5 रोटी कम से कम आपका वो एक डाब आपका 5 रोटी आराम से इजली बना सकता है। अगर आपके घर में देखो डाब के लिए अगर आप आदि है तो आपके पास फ्री है, गैस मौजूद है। अगर आपका अपना छत है, छत में सुखा दीजिए, छत में चूल्हा लगा दीजिए और जलाइए, धुआं भी आसमान में चला जाएगा और उससे क्या कर रहा है फ्री में तो आप फेंक ही रहे थे ना, अब गाँव आ गया। हम लोग पहले पहला जमाना बदू आने लगेगा, ये ऐसा काम कौन जिसका अपना घर है, जिसका अपना घर उसके लिए बहुत चीज़ सुविधा बहुत आसानी है, वो कुछ वो कर सकता है। इसका अपना घर, इसका अपना घर नहीं है तो कोई बात ही नहीं, तो बात आप लोग अपना घर नहीं है। मेरे उसको बोलते हैं बायोमास से बिजली पैदा करना और बायोगैस। बायोगैस, ये बायोगैस क्या चीज़ है? ये भी एक तरह का वेस्ट मटेरियल है, लेकिन वो कचरा का शक्ल वेस्ट मटेरियल नहीं है, ये मतलब एकदम इंतहाई गंदा तरह का वेस्ट मटेरियल है। सो अगर आम भाषा में समझाने के लिए बोले तो गाय गोबर, गाय का गोबर। अब देखिए गाय गोबर बिकता है सब, बराबर तरह का गाय गोबर लेके जाता है। अगर आप छोटे में कभी देखे होंगे तो दादी नानी या अम्मा लोग जो लोग गाय गोबर का वो क्या बोलते देखो बोलो तो दीवार है तो सूखता है वो, जब वो सूख जाएगा फिर उसको फाड़ के लाया जाता है। अभी अब सोचिए गाय गोबर है, उससे खाना खाए हम लोग जमाने में, मतलब क्या, यानी कि गाय के गोबर में एनर्जी मौजूद थी, उस एनर्जी को एनर्जी का इस्तेमाल काफी जमाने से हो रहा है। अब वो मॉडर्न तरीके से दोबारा घूम के आया, कैसे सर घूम के आया, आज भी आप गाय गोबर से खाना बना रहे हैं। गैस सिलेंडर है, ये उसी गोबर में गैस मौजूद था, हम लोगों को लगता है गोबर जल रहा होता, गोबर नहीं जल रहा होता, उस गोबर में गैस थी, तो गैस जल रहा होता है, गोबर में राख बन के रह जाता है। कभी चाट के देखना तो यही गैस है, यही गैस फिर आपका गैस सिलेंडर वगैरह में आ रहा है। अच्छा जो गाय का जो गोइठा बोलते हैं उसको पॉट एंड केक बनाया बोलते हैं, उससे मीथेन गैस होता है। वो मीथेन गैस जलता है, तो जलने के बाद वो फिर और हीट पैदा करता है, तो उसमें आप जो चलाना चलाएं, आप खुद बैठ जाए, आप पक सकते हैं। तो ये गाय के गोबर वगैरह को जमा करके इसका भी प्रोसेस है, इसको बड़े डाइजेस्टर एक बड़ा सा एक गाँव वगैरह में करके आप लोग गए तो देखे होंगे जितना भी गोबर गाय का होता है, जिसका अपना 5-6 गाय अगर जिसको भैंस अगर है, भैंस जो बोले भैंस गोबर वैसी करती है क्या है, तो जिसे गांव में अगर 5-6-7 अगर भैंस उसका है तो उसको बाहर से गैस खरीदने की जरूरत नहीं। अरे गाय को तो खिलाते ही ना, बेचानी खिला रहे, ये खिला रहे, साग सब्जी खिला ही रहे, तो गोबर तो बेकार हो गया, लेकिन उस गोबर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? अब वही लेके बस बैठ जाएगा चम्मच लेकर बोलने का मतलब वो सारे गोबर को एक बड़े से कुएं में डाला जाता है, कुआं होता है उसमें डाला जाता है। कभी देखे उसका
फिर उसमें हम डाले थे पानी, तो उसको अच्छे से फेंटा जाता है। हाँ बस रही है। फिर हम इसको दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे पहले इसका इन्फॉर्मेशन देते फिर बताएंगे उसके बारे में। तो उसमें से क्या होता है, उसमें कुछ अपने आप अब वो मतलब गोबर डाल दिया, गोबर डालने का क्या होता है ढक्कन होता है। कभी गाँव में देखे होंगे आप, अभी नोटिस किया आप करते हो क्यों ऐसा हो रहा है, अभी नोटिस कीजिए गाँव का नोटिस कीजिएगा। एक बड़ा सा छोटा सा कुआं होता है, उस पर डाल दे गोबर और उसको ढक्कन से बंद करें, सीमेंट का ढक्कन होता है बंद करें। अब अंदर में गोबर तब प्रेशर में ढक्कन लगा हुआ है तो सड़ा अंदर वो सड़ा, कुछ बैक्टीरिया है जो उसको सड़ाते हैं। सड़ाने से उसके अंदर बहुत गंदा बदबू गैस पैदा होता है, बहुत गंदा गैस पैदा होता है। तो उसका जहाँ पर अंदर में उसका कुआं जो बंद हो रहा है तो उस कुएं में एक सुराख होता है, उस सुराख एक बड़े से चेम्बर होता है, उस चेम्बर में पाइप से एक रास्ता लगा देता है। तो जो गैस उसमें जो पैदा हो रहा है, गंदे का जो गैस जो पैदा हो रहा है वो सुराख से पाइप ले निकल के जाके बड़े से कंटेनर में जमा हो रहा है। वो जो गैस जमा हो रहा है वही क्या आपका वही सब गैस सिलेंडर है। अब वहाँ से पाइप लेकर के अपने घर में वो ओवन में ले कनेक्शन ले लिया, जला रहे फ्री में, और उसका जो वेस्ट बच गया गोबर पाइप में नहीं जा रहा, उससे जो गैस वगैरह वो जा रही है। अब वो जो गैस जो गोबर का जो बाकी पार्ट जो बच गया वो बर्बाद हो गया नहीं, वो बहुत उम्दा किस्म का खाद है, वो फिर खाद कंपनी में चला है। चूँकि अगर आपका गाँव अगर आपका अपना खेत बाड़ी है तो आप उसको फेंकते भी नहीं है, क्योंकि उसको फिर सुखा दिएगा तो आपको क्या बन गया, अच्छा किस्म का खाद बन गया। आप बीज बोए डाल दो उसको अच्छे से, तो मतलब क्या जहाँ का सामान वहीं पर खत्म हो गया। ये बात समझिए। कभी कभी देखिएगा आपके घर में कभी जो टैंक होता है हम लोगों का वो वाला कारखाना करने का जाता है, वो इसको साफ करके कुछ मामूली पैसा लेता है और भर भर के वो कहाँ ले आता है, सब ज़्यादा गैस कंपनी में। ऐसा लगा गाय गोबर शुद्ध नहीं बचेगा, ये सारा वेस्ट मटेरियल जाता है, क्या बनता है इससे गैस बनता है। तो जितना ही बायोगैस है, तो एग्जाम्पल आपको दिया, जितना ही बायोगैस है, बायोगैस का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है मीथेन गैस। इसमें कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, बता दे रहे इसको दूसरा एग्जाम में। इसमें जो गैस होता है वो डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज को इंग्लिश में उर्दू में सड़ना, इंग्लिश में डिकम्पोज, सड़ना बोले खराब है ना, तो डिकम्पोज बोले। Decompose in presence of anaerobic bacteria. In absence of oxygen, मतलब ये जो गैस सड़ेगा जरूरी है कि वहाँ पर ऑक्सीजन गैस ना आ जाए, इसीलिए जिस चेम्बर में डाला जाता है उसके ऊपर एक बड़ा सीमेंट का ढक्कन होता है, उसको आप गटर बोल सकते हैं, गटर का ढक्कन बोल सकते हैं। तो उसके अंदर बड़ा जरूरी है कि उसके अंदर ऑक्सीजन ना जाए। और ये एनारोबिक बैक्टीरिया, जो क्लास 9 में पढ़ा था लाइफ साइंस में, एनारोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया, एक ऐसा मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ा था। एनारोबिक क्या होता है कि ऐसा मतलब तनफ्फुस जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो, और एनारोबिक का मतलब एक ऐसा तनफ्फुस का मतलब जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो। तो कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि गैस को सड़ाते हैं। और अगर आपको अगर अपने घरों में या गाँव वगैरह अगर जगह अगर आपको बनाना है तो आपको एक हिस्सा पाउडर तो 3 हिस्सा पानी लेना होगा। अगर आप 1 लीटर गाय को ले रहे 3 लीटर आपको पानी लेके हिला कर ढक्कन बंद कर देना होगा। इसको आप चाहे तो अपने घरों में भी कर सकते हैं। बड़ा प्लास्टिक का जो आता नहीं है घी का डब्बा होगा, उसमें भी आप डाल कर गोबर को 1 किलो गोबर और 3 किलो पानी ढक्कन को बंद कर दो। और उसमें ऐसा इंतजाम पहले से रखें कि ऐसा इंतजाम रखें पहले से कि आपको पाइप से गैस बाहर आए, तो आप उसको वहाँ से गैस पैदा कर सकते हैं। आप तो कीजिएगा नहीं, मैं जगह तो हम करते हैं सब पाउडर और वाटर।
बात समझ में आ रही है? तो इसमें जो ये जो कॉर्ड है और जो वाटर है, इसके मिक्सर से मीथेन गैस पैदा होता है, उसमें कम से कम तुम्हारा 75% मीथेन रहता है। बहुत उम्दा किसी का गैस है, एकदम ओरिजिनल गैस, कोई मिक्सर नहीं। बात समझ में आ रही है? आज जो बाकी जो बचा हुआ हिस्सा वो क्या होता है? वो खाद बन जाता है। उसको भी दे रहे हैं ताकि आप बाद में नोट कर लें उसको अच्छे से। रेस्ट इज मैन्योर, मैंने तो खाद ही बोल रहे हैं। मैन्योर मैंने कहा था फर्टिलाइजर होता है, फर्टिलाइजर। रिच इन नाइट्रोजन, खाद में नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। जो खाद यहाँ से बनता है उस पर नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो हम इसके लिए आज दो टॉपिक बच गया, लेकिन उसका बाद नहीं पढ़ा रहा है, पढ़ा देंगे। ठीक है ना? थोड़ा सा कुछ आपको दिखा भी दे रहा है कैसे बनता है। अरे लोगों का दिखाइए, रुक जाओ सब दिखा दिया ना। तो ये था बायोगैस, और बायोगैस में सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल कौन सा आपका? बोलो। मीथेन गैस। और ये इसको इतना मामूली है, बस जो सारे गैस से आप घर में खाना बना रहे हैं अपना, अभी कौन वाला गैस आपको खुद भी नहीं पता, ऊँट का है, गाय का है, किसका है पता नहीं आपको, भैंस का है। उसके अलावा उससे आप ऑटो चला रहे हैं अभी, LPG गैस है ना। उसके अलावा गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ियाँ वगैरह चला रहे हैं, गैस से बहुत ठंडा लगता। तो आज के करने के 3 टॉपिक बचा, 3 टॉपिक, CBM, मीथेन हाइड्रेट बचा है, और एक बचा इथेनॉल। 3 पढ़ा देंगे, जब पढ़ाएंगे तो सुन भी लेंगे, क्वेश्चन भी देंगे और वो पढ़ा भी देंगे। ठीक है?